हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 11.2 करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो जो है आराम से देखो। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया गया है। यानी समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, तो इसकी एक भुजा क्या है, एल है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो क्या है, एल है ना। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो अगर ये भुजा एल है तो यहाँ से यहाँ तक ये भुजा भी एल होगी और यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी एल होगी। आगे देखो प्रश्न क्या कहता है, इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को एल का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। यानी हमें परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। और परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं कि अगर मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ और वापस यहीं आ जाता हूँ तो मैं परिमाप ज्ञात करता हूँ। कैसे ज्ञात करना, यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक आएंगे तो यहाँ क्या लंबाई आई, एल। फिर इसमें हमें यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितनी लंबाई आई, एल। और फिर यहाँ से वापस यहाँ जाएंगे तो लंबाई कितनी आई, एल। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। तो देखो, 1L, 2L और 3L, तो जोड़ेंगे तो कितना L हो जाएगा, 3L हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखो, एक सम षडभुज। तो देखो, सम मतलब समान, षड मतलब 6, भुज यानी भुजा। तो समान 6 भुजा वाली आकृति को हम क्या कहेंगे, षडभुज कहेंगे। कि एक भुजा को L से व्यक्त किया गया, यानी इसकी एक भुजा को L से व्यक्त किया गया तो सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी क्या है, समान हैं। का प्रयोग करते हुए इस षडभुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। यानी इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो, परिमाप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सारी भुजाएं L है, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितनी बार जुड़ेगी, ये 6 बार जुड़ेगी, है ना। L प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल और प्लस एल, सब जुड़ेगी तो कितनी हो गई, 6L हो गई, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यानी मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करूँगा और वापस यहीं आ जाऊँगा तो कितने L जोड़ दूंगा, मैं 6L जोड़ दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, घन एक त्रिविमीय आकृति है। यानी घन जो है उसमें 3 विमाएं हैं, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। जैसे आपका कमरा, आपका घर का जो कमरा होता है ना, वो एक त्रिविमीय आकृति है। उसी प्रकार घन भी क्या है, एक त्रिविमीय आकृति है। जैसा कि आकृति 11.11 में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें एक घन दिखाया हुआ है, इसको हम बना भी सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखो, तो इसका चित्र बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। पहले हमें एक घन बनाना है, फिर इसके नीचे दूसरा घन बनाना है और फिर इनकी सभी भुजाओं को हमें क्या करना है, कोनों को जोड़ना है। तो ये घन बन जाएगा। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, देखो, घन के एक किनारे की लंबाई, अच्छा यहाँ पर है, इसके 6 फलक होते हैं। यानी ये जो घन होता है इसमें 6 फलक होता है। ठीक है, इसको मैं समझा सकता हूँ। जैसे देखो, ये मेरे पास एक घनाभ है, घन नहीं है, घनाभ है। इसमें भी कितने, 6 फलक। फलक क्या होते हैं, इसके जो ये पृष्ठ होते हैं ना, उसी को फलक कहते हैं। जैसे ये एक फलक, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इनको जब मैं जोड़ता हूँ, जैसे देखो, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा फलक हो गया, फिर उसके ऊपर ये तीनों फलक ऐसे आ जाएंगे। तो ये जब मैं इनको जोड़ता हूँ तो एक घनाभ बनता है। इसी प्रकार ये भी आपके एक घन बनता है। इसमें कितने फलक है, 6 फलक है, तो इन्हें हम फलक कहते हैं। चलो आगे क्या है, घन के एक किनारे की लंबाई L है। तो अब देखो, किनारे क्या है, जैसे ये है ना, ये, तो ये इसके घन की किनारे है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी इसमें टोटल 12 किनारे होंगी और एक किनारे की लंबाई क्या है, L है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि घन की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और इसमें सभी घन हैं। इसका मतलब ये भुजा अगर L है तो सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, है ना। सभी की भुजाएं क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारी भुजाएं समान होती है। घन के किनारों के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए, कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहले तो पता करना है इसमें कुल कितनी किनारे हैं। तो किनारे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो इसमें कुल किनारे कितनी है, तो इसमें कुल किनारे जो है वो 12 है। कुल किनारे कितनी है, 12। अब इन सभी किनारों की लंबाई ज्ञात करते हैं। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 12L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12L। भाई एक किनारे की लंबाई क्या है, L, तो 12 किनारे की लंबाई क्या हो जाएगी, 12 इंटू L यानी 12L। यही इसका उत्तर है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है। वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। यानी हम जो वृत्त बनाते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। अब ये प्रश्न जो यहाँ पर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वृत्त का व्यास जो है एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। जैसे वृत्त पर मैं दो बिंदु ले रहा हूँ, ये दो बिंदु है, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ूं तो मुझे व्यास मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये जो लाइन होगी वो उसके केंद्र से होकर गुजरेगी। यानी यहाँ बीच में इसका क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। तो अब मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूँ तो ये जो रेखा है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, इसके केंद्र से होकर गुजर रही है। तो ये एक व्यास हो गया। संलग्न आकृति 11.12 में जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, ए बी वृत्त का व्यास है और सी उसका केंद्र है। यानी ये ए और बी ये व्यास हो गया और बीचों बीच का पॉइंट जो है वो क्या हो गया, केंद्र सी हो गया। वृत्त के व्यास डी को उसकी त्रिज्या आर के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो ये आर क्या होती है, त्रिज्या को भी समझो आप। जब मैं यहाँ से केंद्र बिंदु से इस वृत्त के दूसरे बिंदु को मिलाता हूँ, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु और है और केंद्र का बिंदु है, और इसको अगर मैं मिलाता हूँ तो मुझे त्रिज्या आर मिलती है। क्या मिलती है, त्रिज्या आर मिलती है। तो क्या ये भी त्रिज्या है क्या, बिल्कुल है। देखो ये केंद्र है और ये वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये भी आर बनेगा। ये केंद्र है, ये वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो भी आर बनेगा, ठीक है। यानी इस व्यास के अंदर कितने आर बने, 2 आर बने। तो अब हमें ये कह रहा है वृत्त का जो व्यास डी है उसको हमें आर में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, देखो वृत्त का व्यास क्या है, ए बी है, यही है वृत्त का व्यास ए बी। अब ये ए बी कैसे बना, ए से सी तक जाऊंगा, फिर इसमें मैं सी से बी जोड़ूंगा, ठीक है, तो मुझे ए बी मिलेगा। यही बात है ना। अच्छा ए सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, आर, प्लस यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, आर। एक और एक आर जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2 आर। एक आर और एक आर कितना हो गया, 2 आर हो गया। अच्छा ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, व्यास। व्यास को हम डी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ डी लिख देता हूँ। तो मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी बराबर 2 आर। यानी व्यास को मैं त्रिज्या के पदों में लिख सकता हूँ। तो ये प्रश्न 3 और 4 का उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न 5। तो प्रश्न क्या है, देखो 3 संख्याओं 14, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि एक प्रश्न मेरे पास है कि 14, 27 और 13 को हमें जोड़ना है, यानी इनका योग करना है ना। तो ये मुझे जोड़ना है। तो ये जोड़ने के जो है 2 तरीके इसमें मैं सोच सकता हूँ। क्या क्या तरीके हैं, हम पहले 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त कर सकते हैं और फिर 41 में 13 जोड़कर कुल 54 प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पहला तरीका देखो, पहला तरीका मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा पहले, इन दोनों को। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 41 आया। फिर इसमें मैंने कितना जोड़ दिया, 13 जोड़ दिया, तो 13 जोड़ने पर ये कितना हो गया, 51 हो गया। तो पहला तरीका तो ये हो गया जोड़ का। दूसरा तरीका क्या हो गया, हम पहले 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 14 प्लस 27 प्लस 13 है। अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ पहले, तो इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 40, और फिर कितना बच गया, 14। फिर 40 और 14 को जोड़ने पर मुझे कुल कितना मिल रहा है, 54 मिल रहा है। सॉरी ये 54 है, यहाँ पर मार्क करना। फिर भी कितना मिलेगा, 54 ही मिलेगा। इस प्रकार ये दोनों ही प्रक्रियाओं में मुझे कितना मिल रहा है, 54 ही मिल रहा है। यानी मैं ये पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, है ना, फिर 13 को जोड़ रहा हूँ। दूसरी बार मैं इन दोनों को पहले जोड़ रहा हूँ, फिर 14 को जोड़ रहा हूँ, और दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या मिल रहा है, 54 और 54 मिल रहा है। यानी कि
14 प्लस 27 करके अगर मैं इसमें 13 जोड़ूँ और 14 बाद में जोड़कर पहले मैं 27 और 13 को जोड़ूँ तो दोनों कंडीशन में मुझे क्या मिल रहा है, दोनों कंडीशन में मुझे एक ही उत्तर मिल रहा है। ये समझ में आया आपको? ये दोनों क्या है, बराबर है, एक दोनों की एक ही कंडीशन आ रही है। चलो अब प्रश्न आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, ऐसा किन्हीं भी 3 संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण कहलाता है। इस गुण को, जिससे हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ चुके हैं, चर ए बी सी का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जैसा हमने इसके साथ किया है वैसा हमें ए बी और सी के साथ भी करके एक नियम बनाना है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, हमें केवल इसका नियम बताना है। ठीक है, तो हमारे पास संख्या ए बी और सी है ना। पहले मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी करूँगा, प्लस सी करूँगा। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करा था, पहले इन दोनों को जोड़ा फिर सी को जोड़ा, और दूसरी बार क्या करा था, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ा फिर ए को जोड़ा। तो ये इस प्रकार से हम इसको नियम बना सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।